हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं छठा अध्याय, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व उत्प्रेरक। इसको हम आज कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है बच्चों, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। बहुत सारी अभिक्रियाएं इस बार हमारे सिलेबस के अंदर हैं, लगभग 9 से 10। लेकिन जो विशेष तौर से हमको पढ़नी है वो केवल 3 अभिक्रिया इस बार पढ़नी है। कौन कौन सी? ऑक्सीकरण, अपचयन और तीसरी है उदासीनीकरण। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ लेते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो इसमें मैं आपको एक रासायनिक समीकरण के द्वारा समझाना चाहूंगा। तो यहाँ मैं नीचे एक रासायनिक समीकरण लिख रहा हूँ। C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। मैं आपको गत वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि ये जो शुरुआती मैंने जो पोर्शन रखा है, ये तो विद्यार्थियों क्या है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये है अभिकारक। ये विद्यार्थियों क्या है, ये अभिकारक है। और तीर के दाईं तरफ वाला जो ये पोर्शन है, इसको हमने क्या कहा था, इनको हमने उत्पाद कहा था। क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के विभिन्न स्टेप्स में आपको बता चुका हूँ, तो वो चीजें आपने शायद देख ली होगी, नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। तो अभिकारक जब आपस में क्रिया करते हैं तो उत्पादों का निर्माण होता है, उत्पाद क्रिएट होते हैं। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहला बिंदु देखिएगा। पहला बिंदु क्या कह रहा है कि अभिक्रिया के बाद बना पदार्थ, अभिक्रिया के बाद बना पदार्थ मूल पदार्थ से, किससे? मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों में व संगठन में भिन्न होता है। भिन्न का मतलब क्या होता है बच्चों? अलग अलग होता है। कौन अलग होगा? ये जो अभिकारक हैं, इन अभिकारकों से किसका निर्माण होगा बच्चों? उत्पाद का निर्माण होगा। तो यही तो कह रहा है कि अभिक्रिया के बाद बना पदार्थ, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? उत्पादों की बात कर रहे हैं, उत्पाद की बात कर रहे हैं। बच्चों जो ये उत्पाद होगा, यानी कि बाद में बना जो ये पदार्थ है, ये मूल पदार्थ से, मूल पदार्थ का मतलब क्या है? इस अभिकारकों से, यानी कि कार्बन से और ऑक्सीजन से रासायनिक गुणों में भिन्न होगा। रासायनिक गुण इसके अलग होंगे और रासायनिक संगठन भी विद्यार्थियों क्या होंगे? अलग होंगे। तो पहले ये सीधी और सटीक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। सेकंड बात करते हैं इसी में हम कि अभिकारकों से उत्पादों का निर्माण होता है। यहां से हमने यही तो बात की है, ये बच्चों अभिकारक हैं और इन अभिकारकों से किसका निर्माण हो गया? उत्पादों का निर्माण हो गया। परंतु पदार्थ का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। पदार्थ का जो कुल द्रव्यमान है बच्चों, वो संरक्षित रहेगा। यानी कि अभिकारकों का जो द्रव्यमान होगा वो उत्पादों के द्रव्यमान के क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। सीधी और सटीक बात करें कि द्रव्यमान क्या रहता है? संरक्षित रहता है। द्रव्यमान क्या रहता है? द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अब आपके मन में एक सवाल ये उठता होगा कि सर द्रव्यमान संरक्षित रहने से क्या मतलब है? यानी कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना का उतना उत्पादों का होगा। आपके मन में एक और प्रश्न उठता होगा कि सर द्रव्यमान घटता या बढ़ता क्यों नहीं है? तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है, वो नियम क्या कहता है उसको पढ़िएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही बच्चों द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। न तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है और न तो द्रव्यमान नष्ट किया जा सकता है। इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये किसका नियम है? ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसी को आधार मानते हुए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो अभिकारक होते हैं उनका द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। बच्चों क्या रहता है? द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसी के अंदर हम तीसरी बात करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया को एक
रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये वाला जो समीकरण लिखा है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया ही है बच्चों, लेकिन हमने इसको किस पे ट्रांसफर कर दिया, हमने इसको एक रासायनिक समीकरण के द्वारा बच्चों क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। तो आपको ये चीज आसानी से समझ में आ चुकी होगी। एक बार और मैं इस चीज को आपके लिए रिवाइज करवा देता हूँ, कर देता हूँ। विद्यार्थियों आप ध्यान दें, अगर आप मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 100 में से 100% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर यहाँ से आपके 20 नंबर सत्रांक के भेजे जाएंगे और अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो मैं आपको 80 में से 80 दिलवाने का पूरा पूरा प्रयास करता हूँ। बस शर्ते आप मेरे साथ बने रहें, आप लगातार पूरी वीडियोस देखें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें, आप श्योरली 80 से 80 प्राप्त करोगे। वापस देखिएगा इन 3 बिंदुओं को रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, कि अभिक्रिया के बाद बना पदार्थ यानी कि ये वाला मूल पदार्थ से रासायनिक गुणों व संगठन में भिन्न होता है, यानी कि इससे और इससे ये वाला पदार्थ, ये इस वाले पदार्थ से क्या होता है बच्चों, भिन्न होता है। किस रूप में, रासायनिक गुणों के रूप में और रासायनिक संगठन के रूप में। दूसरी बात करें, अभिकारकों से किसका निर्माण होता, उत्पादों का निर्माण होता। अभी मैंने बात की, ये क्या है, ये अभिकारक है, किसका निर्माण हो गया, इस उत्पाद का निर्माण हो गया। और कुल द्रव्यमान क्या रहता है, कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। और एक रासायनिक जो अभिक्रिया होती है बच्चों, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको हम एक रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक रासायनिक समीकरण ही है। तो ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। और इस बार मोटी मोटी चीज आपको यही याद रखनी है। मैं इस बिंदु पर, इस टॉपिक पर इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि ये इस बार का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस बार आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। तो जो जो सिलेबस के अंदर इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको अच्छे से करवाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहें, कॉर्पोरेट करते रहें। नेक्स्ट स्लाइड बिंदु आपके सामने आ चुकी होगी, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं। इस बार आपको इन टाइप्स के नाम याद रखने हैं और स्पेशल इनकी परिभाषा याद रखनी है। ये चीज इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है और जो विस्तार से पढ़नी है उसको मैं हेडलाइट एक बार आपके लिए कर देता हूँ। ये आपको मुख्य रूप से पढ़नी है, ये आपको मुख्य रूप से पढ़नी है, ये आपको मुख्य रूप से पढ़नी है। बाकी वाली जितनी भी हैं उनकी आप परिभाषा याद रखोगे और थोड़ा बहुत अगर आप समीकरण भी याद रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन इनको तो आपको विस्तार से पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इस बार सिलेबस के अंदर इनको थोड़ा सा ज्यादा वरीयता दिया गया है। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पहली अभिक्रिया और उस अभिक्रिया का नाम है संयुग्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, संयुग्मन अभिक्रिया है। और इस संयुग्मन अभिक्रिया के बहुत सारे नाम हैं। इस संयुग्मन अभिक्रिया के बहुत सारे नाम हैं। इसी संयुग्मन अभिक्रिया को हम कह सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैं एक समीकरण लिखूंगा और उसके बाद आपको समझाऊंगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, एक पुराना उदाहरण भी कह सकते हो, प्रसिद्ध उदाहरण भी कह सकते हो, ये हो गया। एक उदाहरण ये भी रख सकते हो, Mg+O2 इज इक्वल टू MgO। मेरा मेन उद्देश्य ये है बच्चों कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप बाहरी और भीतरी चीजों में भेद नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आप आसानी से चीजों को नहीं समझ पाओगे। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझें। संयुग्मन या संयोजन का मतलब क्या है, जुड़ना। संयोजन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहां से मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, दो जब दो या अधिक अभिकारक जब दो या अधिक अभिकारक संयोजित होकर एकल उत्पाद
का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, ये दो अभिकारक हैं, देखिए दो अभिकारक हैं, ये आपस में जुड़ रहे हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये दो अभिकारक हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे, इसलिए कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयुग्मन अभिक्रिया हो गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड जो रिएक्शन है आपके सामने वो बच्चों है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। इस वियोजन अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया का अर्थ है, वियोजन का अर्थ ही होता है टूटना, अलग होना। वियोजन का अर्थ क्या होता है, टूटना, अलग होना। एकल अभिकारक जब टूटकर दो या अधिक उत्पाद बना देता है, दो या अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए सर आप बताइए उदाहरण कौन से हैं, तो बिल्कुल मैं बता देता हूँ उदाहरण कौन से हैं। देखिए इसको मैंने लिख दिया अभिकारक, आपको दिख रहा होगा ये अभिकारक है और ये क्या है, ये उत्पाद। यहाँ पे ये एकल है यानी कि एक है, और यहाँ पे दो से अधिक या दो हो गए, यानी कि जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देते हैं, कब बनाएंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे या फिर जब इस पर ऊष्मा पड़ेगी, तब ये आपस में अलग हो जाएंगे या टूट जाएंगे, यानी कि बंध जो होंगे इसके मध्य वो बंध क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, नए बंधों का निर्माण हो जाएगा। यही तो रासायनिक अभिक्रिया होती है कि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है, यही तो रासायनिक अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया का मतलब हुआ कि एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित होता है या टूटता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ये वियोजन अभिक्रिया भी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया की। अब हम तीसरी रिएक्शन पढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपको विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक फेमस उदाहरण जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, Zn plus CuSO4 is equals to ZnSO4 plus Cu। बच्चों यहाँ पर आपको क्या चीजें नजर आ रही हैं इस रिएक्शन के अंदर, थोड़ा सा आप गौर करिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जिंक है, ये क्या है, ये जिंक है, ये क्या है, इसको हम कहेंगे बच्चों कॉपर सल्फेट। इसको क्या कहेंगे, कॉपर सल्फेट। इसके नीचे मैं नाम लिख देता हूँ, इसको कहेंगे हम कॉपर सल्फेट। जब जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है, तो इस अभिकारक में जो ये बच्चों कॉपर है, इस कॉपर को ये जो जिंक है वो क्या कर देगा, हटा देगा, उसकी जगह जिंक खुद आ जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, उसे ही हम बच्चों क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमने यही तो चीज कही है कि यहाँ पर बच्चों ये क्या है, ये एक अभिकारक है, ये क्या है, ये एक बच्चों क्या है, अभिकारक है। इस अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह, हमने इसको माना परमाणु, किसको, कॉपर को, Cu को, दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा, ये दूसरा अभिकारक है और ये दूसरे अभिकारक का क्या है,
परमाणु है। दूसरे अभिकारक का बच्चों क्या है? ये परमाणु है। तो दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। यानी कि ये जिंक जो है बच्चों, ये Cu को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। इसी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जब ये जिंक इस Cu को हटा देगा तो जिंक यहाँ पे आ जाएगा, ZnSO4 यानी कि क्या बनेगा बच्चों? जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और यहाँ से कॉपर टूटकर पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। बच्चों साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहें, नोट करते रहें, ताकि आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर होती रहें। क्योंकि नोट नहीं करोगे तो आपका जो ज्ञान है स्थायी नहीं हो पाएगा, कुछ समय तक आपको याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। इसलिए अच्छा ये है कि आप नोट्स बनाते हुए पढ़ें, अच्छे से लिखते हुए पढ़ें। द्विविस्थापन अभिक्रिया की हम बात करते हैं तो द्विविस्थापन में भी हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रासायनिक समीकरण लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। KCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू KNO3 प्लस AgCl। अब हम इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, आपस में विस्थापित हो जाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये KCl है बच्चों। क्या है? ये KCl है। इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ की? AgNO3 के साथ की। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, उसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। तो ये इनके रासायनिक बच्चों नाम हो गए। अब कौन किसको विस्थापित करेगा? तो दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित होते हैं। यानी कि ये इसको विस्थापित करेगा और ये इसको विस्थापित करेगा। देखिए कैसे करते हैं, मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं। यहाँ पर जो ये K है, ये इस Ag की जगह पे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं जो चीज समझा रहा हूं उसको समझिएगा। ये जो K है वो इस Ag की जगह आ जाएगा, ये K इस Ag की जगह आ जाएगा और ये Ag इस K की जगह आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। सबसे पहले ये K इस Ag की जगह पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ पे अगर K आएगा तो क्या बनेगा? KNO3। हमने यहाँ पे लिख दिया ये KNO3। और दूसरी बात हमने क्या की? ये Ag जो है बच्चों, ये Ag इस जगह पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? AgCl। बिल्कुल ये बन जाएगी। तो परिभाषा सटीक बैठ रही है कि नहीं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में, ये चीज ध्यान रखना, आपस में विस्थापित हो जाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हालांकि आपको इतना विस्तार नहीं देना है, लेकिन मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूं कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कोई बाद में दिक्कत नहीं रहे, परेशानी नहीं रहे। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो आपको ये कभी समस्या नहीं हो कि सर द्विविस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, संयुग्मन क्या होता है, वियोजन क्या होता है। इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया। हालांकि 10 से 15 मिनट का समय लग गया होगा,
लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ये मैं आशा करता हूँ। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन जितनी भी रहेगी वो विशेष तौर से आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी ही है। ये जितनी भी ये 4 अभिक्रिया ये तो उपयोगी हैं, इन दोनों को वैसे भी आपको पढ़ना होता है। उनको मैं एक बार आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसको मैं थोड़ा-सा आपके लिए बता देता हूँ ताकि बाद में हमें ये न पढ़ना पड़े। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया बच्चों, ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है ऊष्मा का त्याग। ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा जुड़ती नहीं है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का त्याग होता है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उसे तो हम बच्चों क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये सर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। बच्चों क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब है ऊष्मा ग्रहण होती है। जैसे कि ये कोई मैंने यहाँ पे पात्र रखा है, यहाँ से ऊष्मा बच्चों क्या हो रही है? ये ऊष्मा यहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है। ये पात्र ऊष्मा को क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जो ऊष्मा को अवशोषित करती है, ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में आप कभी कंफ्यूज में मत रहना। क्षेपी का मतलब है उत्सर्जन और शोषी का मतलब है अवशोषण। तो आसानी से आपको ये समझ में आ गया। अब जो 4 अभिक्रियाएं रहेगी उनको हम अब हमारे इस वीडियो के अंदर तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि वीडियो थोड़ा अगर लंबा हो जाता है तो वो आपके लिए भी इंटरेस्टिंग नहीं रहता और पढ़ाने वाले के लिए भी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहता। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम बाकी वाली रिएक्शंस को पढ़ेंगे और अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे। अगर यहाँ से आपको ये वीडियो पसंद आ चुका है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।